दोस्तों, अगर आपने मेंस के क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं, तो काफ़ी बार यूपीएससी ने ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जहाँ पर बात करी गई है कि रीजनल पार्टीज़ का जो रोल है, वो कैसे चेंज हुआ है? क्या जो कोएलिशन अलायंसेस होती हैं, उनका कितना रोल होता है? क्या वो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के ऊपर? राइट? इस तरह के कई बार मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में ना आप समझ सकते हो इन पर्टिकुलर न्यूज़ को, ठीक है ना? आने वाले टाइम्स के अंदर आप जानते हो 2024 में हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, जो लोकसभा के होते हैं। तो उसमें ना एक साइड तो आप जानते हो जो एनडीए है, ठीक है ना? ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमें एक नई अलायंस बनती हुई देखने को मिली है, दैट इज़ इंडिया। सर इंडिया क्या है यहाँ पे? देखो इंडिया है इन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना? ये है इंडिया। सामने कौन है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये थोड़ा हमें ना मेंस पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि हाँ, कोलिशन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या इससे स्टेबिलिटी होती है या नहीं होती, किस तरह के इश्यूज़ आते हैं। कई बार हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ हमें डील करना होता है, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो वो सारे आप अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, जो आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, आपने उसमें वो चीज़ें कुछ पढ़ी होंगी, ठीक है ना? वहाँ पर भी आप यहाँ पर इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये सारी जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। आगे चलते हैं। डेट है आज की 19 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक हमें डिस्कशन करना है विद रिगार्ड्स टू ईपीआई, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब सर ये क्या चीज़ है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? देखो बहुत ही सिंपल है। एक्सपोर्ट तो आप जानते होंगे, कोई भी सामान आप जो दूसरी कंट्री से भेजते हो दैट इज एक्सपोर्ट, ठीक है ना? अब हमारी जब हम एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमारी कंट्री को मिलता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बाहर भेजोगे तो अच्छे खासे आपको डॉलर्स मिलेंगे, प्लस आपको जो लोकली आपने जो चीज़ें बनाई हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट जितना हम बूस्ट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट को हम रीच कर पाएंगे। तो उस वजह से ना नीति आयोग जो है, वो एक रिपोर्ट रिलीज करती है, उसका नाम क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसके अंदर ना बात करी जाती है कि कौन सी स्टेट कितना अच्छा काम कर रही है अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, कौन सी यूटी कैसा काम कर रही है। अगर आपने ना अपने मेंस का सिलेबस फिर से देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, वहां पर आपको फेडरलिज्म टॉपिक देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं? हम लोग पढ़ते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये दरअसल में ना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। सर वो कैसे? देखो वो इसलिए क्योंकि मान लो, जैसे मान लो कि अभी आज के टाइम के तमिलनाडु रैंक 1 के ऊपर है, और लेट से गुजरात जो है हमारा चौथे रैंक के ऊपर है। अब गुजरात को लगेगा ना यार कि नहीं, मैं जाता हूँ टॉप पे, मुझे जाना है रैंक 1 के ऊपर। तो गुजरात क्या करेगा? गुजरात अपने स्टेट के अंदर कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगा, ठीक है ना? कुछ अच्छे यहाँ पे प्लान्स बनाएगा कि कैसे एक्सपोर्ट को लेकर आना है। तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, हमारी स्टेट्स और यूटीज के बीच में एक तरह का हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, आगे बढ़ने की होड़ है, और ये अच्छी बात है, ठीक है ना? आगे बढ़ना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो दोनों स्टेट्स इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, ठीक है? तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये बात आपको समझनी है कि ईपीआई इज रिलीज बाय होम, नीति आयोग। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस को चेक करता है, ठीक है? प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। इसके साथ में ना अचीवमेंट्स को देखा जाता है, एंड साथ में भी ये भी देखा जाता है कि बाकी लोग उस स्टेट से क्या सीख सकते हैं जो टॉप के ऊपर है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे शेयर किया जाता है। यहाँ पर टोटल हमें 4 पिलर्स ऑफ वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका पॉलिसी पिलर, बेसिकली कैसा वहाँ का पॉलिसी इकोसिस्टम है, कोई प्रॉपर यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया गया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसके रिगार्डिंग देखेगा। इसी तरह होता है बिजनेस इकोसिस्टम, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ पे उस स्टेट के अंदर ठीक है, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है। ये आपका हो गया सेकंड पैरामीटर। तीसरा हो गया आपका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, क्या आर एन डी हुई है इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्या आपका एक्सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड सपोर्ट प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही। आपको ऐसा तो नहीं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, प्रॉपर सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए तभी तो वो एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। उसी तरह से चौथी बात है आपके जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, पिछले साल के मुकाबले आपने कैसी ग्रोथ दिखाई है, ठीक है ना? कैसा फुटप्रिंट है आपका ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो ये 4 पैरामीटर्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखे जाते हैं इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास है टॉप के ऊपर, आप नोटिस कर सकते हो तमिलनाडु। दरअसल में ना देखो, जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं जिनका आप जानते हो ना कि सीमा लगती है, तो समुद्री सीमा, तो वहां पर उन स्टेट्स के लिए ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आप खुद देखो दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करना है, और अगर आप लैंड लॉक्ड बैठे हो तो आपके लिए एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप दूसरे किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, कोस्टल स्टेट्स अलग, हिली और हिमालयन स्टेट्स अलग, लैंड लॉक्ड रीजन अलग से, और यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स अलग से, ठीक है? चारों का इस तरह से अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है।
राइट। अब अगर बात करेंगे ना कोस्टल स्टेट्स की, ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो तमिलनाडु ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु इज एट द टॉप, अगर एक्चुअल रैंकिंग बताओ। सेकंड पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे आ जाता है आपका कर्नाटका, चौथे पे आता है आपका गुजरात। देखो थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये इसलिए था क्योंकि लगातार आई थिंक ना 2 साल गुजरात टॉप पे रहा था। ये दरअसल में ईपीआई का तीसरा ही रिपोर्ट है। अभी तक जो पहली 2 रिपोर्ट्स रही थी वहां पर गुजरात दोनों बार टॉप पे रहा था। तो तमिलनाडु ने काफी तेजी से इनको पीछे पछाड़ते हुए, ठीक है ना, काफी रैंक 1 पे आगे हैं और गुजरात चौथे पे खिसक गया है। अब कहीं ना कहीं इनमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिलेगा कि आगे बढ़े और आगे, है कि नहीं। तो ये ईपीआई था, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो उत्तराखंड जो है हिमालयन स्टेट्स के अंदर टॉप पे है। लैंड रॉक रीजन्स के अंदर हरियाणा हो गया आपका, और यूटीज और जो स्मॉल स्टेट्स है वहां पर आपको गोवा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे। प्रॉपर डेटा होगा तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज बना पाएंगे एंड अपनी परफॉर्मेंस को भी दूसरों के साथ कंपेयर कर पाएंगे। देखो परफॉर्मेंस तो चलो यहाँ पर भी है एक्सपोर्ट की, बट आपको भी अपनी तैयारी की जो परफॉर्मेंस है ना उनको हमेशा बूस्ट करते रहना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कहते हैं कि सर सी सेट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सी सेट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करें। देखो उसी वजह से ना हमारी टीम में सी सेट का कोर्स लॉन्च किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने देखा था। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करें। 24 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिस मत करो इस कोर्स को। आप बाद में जैसे ना बहुत सारे लोगों को होता है कि यार सी सेट नहीं ढंग से कर पाए, या फिर ना पेपर 1 में तो अच्छे मार्क्स बन रहे थे पर सी सेट में अच्छे मार्क्स नहीं बने। ये चीज़ अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ये कोर्स आपको पूरा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। प्रॉपर यहाँ पे ना आपकी शेड्यूल भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रॉपर हर चीज़ डिफाइंड है कि हाँ यार ये प्रैक्टिस कैसे होगी। आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाओ। प्रॉपर प्रैक्टिस सेट्स बनाए जा रहे हैं हर पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। उसके बाहर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक इसको ज्वाइन करो, नीचे लिंक दे दूंगा। 24 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बस 3-4 दिन बचे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हम सी सेट की यहाँ पे तैयारी कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जम्मू कश्मीर के बारे में। क्या आपकी टॉपिक है? ये है नमदा आर्ट के बारे में। कुछ लोग नामदा भी बोलते हैं बट जनरली इसको नमदा आर्ट बोला जाता है। देखो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर, तो ये आर्ट बहुत ही यहाँ पे काफी पॉपुलर है, ठीक है ना। कश्मीर की काफी एक ना मेजर वन ऑफ द की आर्ट्स में से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका देखो अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर आर्ट को रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूनाइटेड किंगडम तक भी एक्सपोर्ट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आर्ट है क्या। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं ना, एक्चुअली में इसकी स्टोरीज ना काफी मल्टीपल जगह आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेंगी कि आखिर ये आर्ट आया कहाँ से। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अकबर थे ना, जो मुगल एम्परर थे, उस टाइम के ऊपर जो वहां पे आपके घोड़े वगैरह थे, ठीक है ना, अकबर जो अपने घोड़े वगैरह यूज करते थे, उनको ठंड से बचाना जाना होता था, ठीक है ना, कई बार ठंड काफी हो जाती थी। तो एक तरह से मतलब उनको घोड़ों को बचाने के लिए एक ओढ़नी की टाइप की चीज उनको दी जाती थी। तो वहीं से हमें नमदा आर्ट देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका काफी पहले टाइम से यूज होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कारपेट होते हैं ना, आपके जो गलीचे होते हैं, आपके जो और अलग अलग चीजें होती हैं, बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है। होता क्या है ना, काफी गर्म होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं काम इसका वही है कि आपको ठंड से बचाता है, प्लस थोड़ा देखने में भी काफी अच्छा है। काफी इंपॉर्टेंट आर्ट यहाँ पे ऊपर उसके ऊपर बनाई जाती है, तो वो भी उस वजह से भी देख सकते हो। बट पर्पस कहीं ना कहीं यहाँ पे ठंड से बचना ही देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप नोटिस करो, जैसे फ्लोर कवरिंग हो गया, एज अ मैट्रेस की तरह भी इसको यूज किया जाता है कश्मीर के अंदर। तो काफी ना पुराने टाइम से आर्ट चली आ रही है, तो इस वजह से हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो आपकी जो शीप होती है ना, उनकी ऊन जो होती है, जो वूल होती है, उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाथ से ही कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर जो आपने देखा ना जो कढ़ाई वगैरह करी गई है, ये पूरी की पूरी हाथ के थ्रू ही यहाँ पे करी गई है। तो इसको बोलते हैं नमदा आर्ट। क्लियर हुई बात? इसमें ना देखो जो अलग चीज है ना मैं आपको बताता हूँ, वो है यहाँ पे फेल्टिंग द वूल रेदर देन वीविंग इट। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो वूल है, जो ऊन की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी यहाँ पे बुनाई नहीं करी जाती, ठीक है ना। उसको हीट मॉइस्चर या फिर प्रेशर के अंदर ना उसको मैट किया जाता है साथ में। तो ये एक थोड़ा सा ना इसके अंदर अलग तरह से इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, इस वजह से ये ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी इसका यूज तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है ना। प्लेन भी हो सकती है आपकी, एम्ब्रॉयडर्ड भी हो सकती है, तो दोनों तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगी। बाकी गर्म रखने के लिए यूज़ की जाती है। आपको जो कश्मीर के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, रैनावाड़ी हो गया, बारामूला हो गया,
ये पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर मेजर आपको कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे इसकी देखने को मिल जाएगी। बाकी अच्छी देखने में तो है ही है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी देती है। तो ये कुछ चीज़ें थी विद रिगार्ड्स टू नमदा आर्ट जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ज़रा इसको समझते हैं। देखो आप लोगों ने ना शायद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पक्का सुना होगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ना, है कि नहीं? देखो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ग्लोबल वाले को ये रिलीज किया जाता है बाय ओपीएचआई और यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो आप जानते ही होंगे यूएनडीपी के बारे में। ओपीएचआई क्या है? ओपीएचआई है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना? तो ये ओपीएचआई और यूएनडीपी क्या निकालते हैं? ग्लोबल एमपीआई। किस बेसिस के ऊपर निकालते हैं? ये निकालते हैं, यहाँ पर इनके तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो आप समझो ना कि ग्लोबल एमपीआई है क्या। वर्ड क्या लिखा है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कहने का मतलब क्या? आप गरीबी को ना सिर्फ एक डायमेंशन में मत देखो। गरीबी तो वो भी है, किसी इंसान को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही, किसी इंसान को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो इस तरह से सिर्फ पैसे की कमी मत देखो, मतलब आप पॉवर्टी को, उसको मल्टीपल डायमेंशंस में आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉवर्टी की मल्टीपल डायमेंशन यहाँ पे इनके द्वारा क्या बनाई गई हैं। एक हो गया आपका हेल्थ हो गया, एक हो गया आपका एजुकेशन, और एक हो गया आपका लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर ना इन तीनों को वन थर्ड वेटेज है कि वन थर्ड वेटेज हेल्थ को, वन थर्ड वेटेज एजुकेशन को, और वन थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को। फिर फर्दर उसके अंदर क्लासिफिकेशन है। हेल्थ के अंदर आपका हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल अटेंडेंस कैसी है, और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर ये 6 चीज़ें देखी गई हैं। कुकिंग फ्यूल कैसा है, क्या उनको सिलेंडर्स या बाकी चीज़ें मिल रही हैं जो प्रॉपर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी मतलब इन्वायरमेंट जहाँ पे वो कुक करती हैं वो काफ़ी इशूज़ हैं। सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस के ऊपर। ये तो हो गया जैसे कि ना ग्लोबली चीज़ें देखी जाती हैं। अब इंडिया के अंदर भी तो देखना है। मैंने अभी बताया ना क्या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में समझाया था ना, तो अलग अलग स्टेट्स कैसा काम कर रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उनको आगे लाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो उसके लिए हमारा फिर से कौन, नीति आयोग ही, वो क्या निकालता है? आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो क्या था? ग्लोबल, जो ओपीएचआई और यूएनडीपी वाला देखा था, ये है नेशनल लेवल के ऊपर। आई बात समझ में? तो जो ओपीएचआई और यूएनडीपी ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, उन्हीं से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होके जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया है। जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है ना, आपका एजुकेशन हो गया, उसी तरह से आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट भी है, उसके अंदर एसेट्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन। तो इसका भी ना अभी रिपोर्ट आई है, तो थोड़ा हमें पता लगा है कि भारत अच्छा कर रहा है, मतलब अलग अलग स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर सर डेटा कौन सा यूज़ किया गया? इन्होंने NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का इन्होंने डेटा यहाँ पे यूज़ किया है। तो क्या आया है डेटा के अंदर? डेटा के अंदर ये आया है कि पिछले ये जो 2015-16 से लेकर 19-21 तक ना 13.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। साथ में ही 9.89% का डिक्लाइन आया है। पहले ये नंबर होता था 24.85, अभी हो गया है 14.96%। तो 9% से भी ज़्यादा का, लगभग 10% का यहाँ पे फॉल आया है। अच्छी बात ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें गरीबी तेजी से घटी है, ठीक है ना। पहले 32.59 थी, अब वो 19.28% हो गई है। अर्बन एरियाज में भी कम हुई है, पर जो रफ्तार है ना रूरल एरियाज में कम होने की, वो ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसी तरह से आपके जो क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, देखो काफ़ी बार ना ये स्टेट थोड़ा खराब परफॉर्म कर रही थी, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी एक मेजर कमी आई है गरीबी के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 3.5 करोड़ लोगों को लगभग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, एमपीआई की वैल्यू घट गई है, ठीक है, वो तो घटनी थी, ठीक है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या कर दिया हमारी सरकार ने कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इतनी तेजी से घटी है। देखो यहाँ पर ना कुछ सब इंडिकेटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे कुकिंग फ्यूल। अगर मान लो पहले कोई चूल्हे पे खाना बनाता था, या फिर ना कि मतलब वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल होता था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हेल्थ कंडीशन काफ़ी खराब थी। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कुकिंग फ्यूल हमने जैसे फॉर एग्जांपल आप उज्ज्वला स्कीम जानते होंगे, हमने गैस सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो कुकिंग फ्यूल में हमने बढ़ोतरी करी है। एक साथ में आप नोटिस करो बैंक अकाउंट, आप याद करो यहाँ कंपेयर किसको किया गया है, 2015 के आसपास के एरिया को, टाइम को आज के टाइम के साथ कंपेयर किया गया है। तो 2015 में तो सर उस टाइम के ऊपर प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी स्कीमें आई थी, उसके बाद तो करोड़ों अकाउंट्स खुलवा दिए गए हैं। तो जब करोड़ों अकाउंट्स खुलेंगे तो भैया बैंक अकाउंट वाला सही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मल्टीनेशनल पॉवर्टी वहाँ पर भी कम होगी। बाकी भी चीज़ें देखो, सैनिटेशन पे काम किया गया है,
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली हमारी कोशिश है कि हर घर तक बिजली जाए। अभी भी वैसे तो हमारी सरकार क्लेम करती है कि हर गाँव में बिजली जा चुकी है, बट कुछ गाँव हैं अभी भी थोड़े जिस पे थोड़ी बची हुई है। तो बट कोशिश अच्छी है कि हम हर घर तक बिजली लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों करने की वजह से तो डेफ़िनेटली हमारी मल्टीनेशनल पॉवर्टी में कमी आएगी ही आएगी। पर अभी भी ना देखो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें जितना हमने सोचा था शायद उतना रिज़ल्ट नहीं आया। अभी यहाँ पर और भी काम करना बचा हुआ है, ठीक है ना? बाकी सैनिटेशन हो गया, यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, ठीक है ना? कि पहले 51.88% के पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब वो नंबर घट के 30% हो गया है। तो आगे भी हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और अच्छा काम करना है। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अटैक ऑन क्रीमियन ब्रिज। देखो इसको ज़रा समझो, ये एक्चुअल में ना आपकी जो चीज़ है वो थोड़ा मैपिंग पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो इस वाले एरिया को आप जानते होंगे, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, क्रीमिया की, ठीक है ना? तो क्रीमिया ना दरअसल में अगर आपको याद होगा तो 2024 में जो रशिया था उसने ना क्रीमिया को इनेक्स कर लिया था, उसको हथिया लिया था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नोटिस करोगे, ये आपको इस साइड रशिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है यूक्रेन और ये रहा आपका क्रीमिया। अब यहाँ पर रशिया और ये जो क्रीमियम पेनिनसुला है, इसको कनेक्ट करना किसके जिम्मेदारी है, कहाँ से कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है इस क्रीमियन ब्रिज से। आई बात समझ में? और यहाँ पर से ना, क्योंकि हमें ये कर्च स्टेट भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ये कौन सी है, कर्च स्टेट। इसी वजह से ना इस स्टेट के ऊपर क्योंकि ये ब्रिज है तो इसलिए इसको कर्च ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? ये जो कर्च ब्रिज है ना, 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। अभी यहाँ पे इस ब्रिज को बहुत मेजर डैमेज हुआ है, ठीक है ना? तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आप जान ही रहे हो, ठीक है? तो कोई भी एसेंशियल सप्लाईज आपने भेजनी होती थी, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है ना? स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रूट है, अगर आपको रशियन फोर्सेस को सदर्न यूक्रेन में लेके जाना है तो इस पर्टिकुलर मिलिट्री रूट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाता था, ठीक है? यहाँ पर एक दो चीज़ें और नोटिस करो, ये एक्चुअली में ना मैंने बहुत सारे मैप लगा दिए यहाँ पे ताकि आपको ना कभी कोई चीज़ भूले मत, ठीक है ना? यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो कर्च स्टेट है ये किस किस कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ एजोव और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक सी। तो कोई आपसे पूछे ना कि किसको कनेक्ट किया जाता है कर्च स्टेट के माध्यम से, तो आप बता दीजिएगा सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी। बाकी ब्लैक सी की देखो जो कंट्रीज हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स ना प्लीज एक बार कमेंट्स में इसका बता देना कि क्या मैंने आपको बताया या नहीं बताया, और नीचे मुझे कंट्रीज के नाम भी बता देना कि कौन सी कंट्रीज आपको यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना? तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर आपको ये स्टेट देखने को मिल जाती है, कर्च स्टेट, वाटरवे है बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, और एक नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन व्हाट, तमान पेनिनसुला एंड जो कर्च पेनिनसुला। मैं थोड़ा इसकी भी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका क्रीमियम पेनिनसुला और ये है आपका तमान पेनिनसुला, तो उसके बीच में से ये देखो, ये वाली है कर्च स्टेट। आई बात समझ में? तो इतने सारे मैप्स मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आगे चलें, अगला टॉपिक है हमारा INSTC। INSTC क्या है सर? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंडिया और ईरान के कहने की कोशिश है कि कैसे इसको हम और बूस्ट दें। देखो समझने की कोशिश करना, अब जैसे अगर मान लो हमें कोई सामान ना भेजना है यहाँ तक, ठीक है ना, रशिया में भेजना है आपका, या फिर ना और भी रशिया के आसपास आपको और भी जगह देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ तक अगर हमने कोई सामान भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो अभी जो ब्लू वाला रूट है ना, अभी ये जाता है, यहाँ से गए आप रेड सी के होते होते सुएज कैनाल जाओगे, फिर मेडिटेरियन सी से होते होते तो फिर इन दी एंड यहाँ पे जाओगे। अगर आप खुद सोचो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया बीच में ना ये हमारे पाकिस्तान जो हमारा नेबर है वो बैठा हुआ है, तो हम पाकिस्तान के थ्रू ऐसे नहीं भेज सकते इधर से कोई चीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भैया इस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रूट बनेगा। इंडिया से हम गए, यहाँ से होते होते कहाँ गए हम, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में ईरान पे गए, ठीक है ना? ईरान की मदद से हम यहाँ पे हम कैस्पियन सी के माध्यम से होते होते हम पहुंच गए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक। तो ये तरीका होगा। अब यहाँ पर यही है क्या, INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मेजर रूट है उसका, इसके अलावा भी कुछ और रूट्स हैं, ठीक है, कुछ इधर और इधर जिसकी और ब्रांचेस भी जाती हैं, पर ये जो रूट है ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, मेजरली मुंबई की बात करूंगा, तो यहाँ से हम इसको सेंट पीटर्सबर्ग को यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान रखना ये एक मल्टी मोडल रूट है। सर मल्टी मोडल का मतलब क्या? आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें यूज करने पड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सी रूट भी होगा, ठीक है, ये तो सी रूट ही है यहाँ से इंडिया और ईरान के बीच में, फिर आगे रेल लिंक्स भी हैं, बीच में रोड भी है। तो इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पे रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर एक बार ये ऑपरेशनलाइज हो जाता है, डेफिनेटली इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। एक ध्यान में रखना, यहाँ पे कौन सा आता है, ये वाला सी कौन सा है बताओ एक बार? ये है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी की कंट्रीज की बॉर्डरिंग मैंने आपको बता रखी है, ध्यान रखना। ब्लैक सी से नहीं जाता ये रूट,
ये रूट कैस्पियन सी से जाता है, तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है, वेस्टर्न साइड भी आपको है, ईस्टर्न साइड भी आपको हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इसकी और भी ब्रांचेज एक्सपेंड करी जा रही हैं, ताकि एक तरह से ना जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हुई ये बात? अब इसकी सिग्निफिकेंस देखो यही है, आप एक तरफ नोटिस करते हो चाइना है, जैसे वो बीआरआई की बात कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं हम आईएनएसटीसी भी हमारी जो हेल्प करेगा कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के अंदर, कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी मेजरली, और साथ ही साथ हमारा जो टाइम है वो भी कम लगेगा, ठीक है ना। हम अपनी इंपोर्ट के लिए 80% इंपोर्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां से कुछ नए एवेन्यूज खुल सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद देखो, ये पहले रूट देखो कितना लंबा है, इधर से इधर जाना, ऐसे पहुंचना, अब ये छोटा रूट हमारे लिए बन जाएगा। अब छोटा रूट बनेगा तो उससे लगभग ऐसा कह रहे हैं कि जो 45 से 60 दिन का टाइम लगता है ना, तो 25 से 30 दिन में वो कवर हो जाएगा, तो 40% ट्रांजिट टाइम लगेगा, बाकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अकॉर्डिंगली लगभग 30% कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग बेनिफिट्स इसके अंदर आप देख सकते हो। बाकी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, तो इस तरह से काफ़ी बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बता सकते हो कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। कल के लिए मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। ग्लोबल गिवन नेटवर्क का, क्या ये आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फॉर नेचर करते हैं? द आंसर इज बिल्कुल फॉल्स। अगर ना देखो आपको नहीं भी याद है, पर एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि आईयूसीएन तो नहीं करता सर, है ना। इसको कौन करता है? आपका हाइनन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल पार्क जो है, साथ ही साथ आपका जो इको फाउंडेशनल ग्लोबल, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर ग्लोबल गिवन नेटवर्क को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। बात करें एशियाटिक चीता की, क्या ये एंडेंजर्ड है और सिर्फ ईरान में है? देखो ये आधा सत्य है। आधा सत्य क्या है कि हाँ जी, एशियाटिक चीता होते तो ईरान में ही हैं, अब आज के टाइम के ऊपर 100 से भी कम यहाँ पे देखने को मिल गए हैं, पर इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज व्हाट, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो आपके अफ्रीकन चीता है ना, वो हमें आज के टाइम के ऊपर अलग अलग जगह देखने को मिल जाते हैं, लगभग 10,000 के अराउंड हैं अफ्रीकन चीतास, और इनका स्टेटस क्या है? इनका स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है G20 1999 में फाउंड हुआ, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।